गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 29 जून, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 29 जून के करंट अफेयर। और उसके भी पहले मॉर्निंग का थॉट देखेंगे क्या है हमारे पास, और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मॉर्निंग के थॉट में आज हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद कर रहे हैं। और उनका एक कथन है, दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहिए, मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। यानी कि अगर इस कथन को मैं समझाने की कोशिश करूं, तो चंद्रशेखर आज़ाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे आपसे आगे जा रहे हैं तो उनकी रफ्तार को आपको नहीं देखना है। आपको अपने अंदर सुधार करना है, अपने लिए गोल सेट करना है और रोज उस गोल को अचीव करना है। और निश्चित ही अगर आप रोज नए नए गोल अचीव करते जाएंगे, तो जो भी आप पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको, और एक दिन सफलता आपके कदमों में आ जाएगी। तो इसी विचारधारा के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 29 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी हम 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मना रहे हैं। सबसे पहले 29 जून 2007 में इसको मनाया गया था। अच्छा, ये किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो ये हमारे देश के स्वर्गीय प्रोफेसर, जिनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके बर्थडे पर, इनकी जयंती पर मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिस्टिक डे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो इस बार की थीम है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। ठीक है, यानी कि इस बार की थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में 2023 का हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे मना रहे हैं, जो बर्थडे पर मनाया जाता है, जयंती पर मनाया जाता है। किसके? प्रसाद चंद्र महलोनोविच के जयंती पर। ओके। अच्छा देखो, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इनकी जीवनी के बारे में, इनके काम के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। क्योंकि हम जब योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं, और स्पेशली जब योजना आयोग का 1956 से 1961 वाला टाइम पीरियड पढ़ते हैं, तो उसमें योजना आयोग के सदस्य के रूप में पंचवर्षीय योजना में इन्होंने काम करा था। पंचवर्षीय योजना के लिए इन्होंने काम किया था, और पर्टिकुलर दो क्षेत्रों को लेकर इन्होंने इनपुट और आउटपुट का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जिसको, हालांकि उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सबको अच्छे से पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष रहे होंगे। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, होता था। ठीक है, जिसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, और जिसका भी प्रमुख और अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उस समय योजना आयोग के, यानी 1956 और 61 के बीच में जो सेकंड योजना आयोग बना था, उस समय जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसीलिए इन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम रखा गया था नेहरू महलनोबिस मॉडल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इनके बर्थडे के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 29 जून को 1893 में। ठीक है, और ये पेशे से एक सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। ठीक है, और साथ में इनको इनको कई सारे पुरस्कार मिले थे। इनको पद्म विभूषण मिला था। साथ में इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बेल्डन मेमोरियल जो अवार्ड है वो मिला था। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन से इनको सम्मानित किया गया था। और साथ साथ में कलकत्ता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, जिसको आईएसआई हम कहते हैं, उसकी स्थापना भी 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा करी गई थी। तो ये थोड़ी सी जानकारी है हमारे देश के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो हम मनाते हैं, जिनके बर्थडे पर मनाते हैं, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनके बारे में। ओके, देखिए जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, लद्दाख में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है हेमिस तेत्सु। क्या नाम है? हेमिस तेत्सु। ये एक धार्मिक त्योहार है,
और धार्मिक उत्सव के रूप में 2 दिन तक चलता है, जिसको हम हेमिस मठ महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख में चलता है, धार्मिक उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है ये। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक गुरु हुए हैं तिब्बत में, जिनका नाम है गुरु पद्म संभव। तो गुरु पद्म संभव जी की जयंती के जश्न के रूप में भी ये त्योहार मनाया जाता है। और चूंकि तिब्बत और लद्दाख आपको पता है कि कितने ज़्यादा सिमिलर है, लद्दाख में भी बौद्ध धर्म आपको देखने को मिल जाएगा, और ये एक अलग तरीके से मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी ये जो गुरु पद्म संभव जी की जयंती पर त्यौहार मनाया जाता है, इसमें पवित्र मुखौटा नृत्य किया जाता है और भित्ति चित्र की प्रदर्शनी करी जाती है, और लोगों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का, स्थानीय लोगों और पर्यटकों का जो आकर्षण का केंद्र होता है ये त्यौहार, है ना। तो यानी आध्यात्मिक ज्ञान को और आध्यात्मिक अनुभव को भी आगे बढ़ाने का काम करता है हेमिस तेत्सु, जो त्यौहार मनाया जाता है धार्मिक उत्सव के रूप में। कहाँ पर? लद्दाख में। ओके, तो हमने बात कर ली हेमिस मठ महोत्सव के बारे में, लद्दाख में जो मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट जो बात करते हैं, एक उपन्यास है जिसका नाम है पेरुमा झायथे कुंजिथालुकल। ठीक है, कुंजिथालुकल एक उपन्यास है, एक नॉवेल है। इसको मलयालम में पेरुमा झायथे कुंजिथालुकल कहते हैं। ओके, अच्छा, साथ में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड, द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड। तो ये उपन्यास जिनके जिनके द्वारा लिखा गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रिया एएस। इनको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? प्रिया एएस। तो प्रिया एएस को अपने इस उपन्यास के लिए एक मलयालम भाषा में लिखा गया है, और इसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है। किस लैंग्वेजेस में लिखने की वजह से? तो मलयालम भाषा में, मलयालम लैंग्वेज में लिखने की वजह से। साथ में आपको बता दूं कि 2020 में इनके इसी उपन्यास को, यानी कि पेरुमा झायथे कुंजिथालुकल को बाल साहित्य के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? देखिए, हम बात कर रहे हैं पेरुमा झायथे कुंजिथालुकल उपन्यास नॉवेल के बारे में, जिसका प्रकाशन कब हो गया था? इसका प्रकाशन 2018 में हो चुका था। ठीक है, और साथ में ये जो उपन्यास है, नॉवेल है, ये जो हमारी राइटर हैं प्रिया एएस के द्वारा लिखा गया था, जब केरल में बाढ़ आई थी उसके ऊपर। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा प्रिया एएस के द्वारा 2014 में साहित्य अकादमी अनुवाद का पुरस्कार भी जीता हुआ है इनके द्वारा 2014 में। अच्छा, इन्होंने किस उपन्यास का या किस नॉवेल का इन्होंने मलयालम में अनुवाद करा था? तो अरुंधति राय की एक नॉवेल थी जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो इस नॉवेल का मलयालम लैंग्वेज में अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था प्रिया एस के द्वारा। तो इस वजह से 2014 में इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी मिल चुका है। क्लियर हो गई बात? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो देखो, इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और साथ में एक तांबे की पट्टिका प्रदान करी जाती है। बाल साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, अच्छा, बर्लिन में 9 दिनों तक चला है, क्या चला है देख लेते हैं। विशेष ओलंपिक गेम्स चले हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम बर्लिन में चला है 2023 का, किस 17 से लेकर 25 जून के बीच में। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो स्पेशल जो खिलाड़ी थे, एथलीट्स थे, उनके लिए ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम चला था। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 202 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भारत ने? कुल 202 मेडल जीते हैं, जिसमें 76 गोल्ड हैं, 75 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के बारे में, जो बर्लिन में हुआ था। कब से? 17 जून से लेकर 25 जून तक के बीच में। विशेष विश्व ओलंपिक गेम के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये स्पेशली उन
एथलीट्स के लिए था जो विकलांग थे, उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम को। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1968 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके निदेशक के रूप में चुना गया है किसको? आरती होलामैनी को। किसको चुना गया है? आरती होलामैनी को चुना गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, है ना, यानी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके द्वारा। यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर की निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं? आरती होलामैनी नियुक्त की गई हैं। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? स्पेशली अगर मैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, जिसको UNOOSA कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ में सुविधाजनक जो तरीके हैं उसको अपनाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतरिक्ष के लिए काम करता है। ओके, UNOOSA के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो स्थापना करी गई थी इसकी 1958 में। कब करी गई थी इसकी स्थापना? 1958 में। अच्छा, प्रेजेंट में अगर आप इसका मुख्यालय देखेंगे तो ऑस्ट्रिया के वियना में देखने को मिल जाएगा। 1993 में इसका मुख्यालय कहाँ पर आ गया था? ऑस्ट्रिया के वियना में आ गया था। जो संयुक्त राष्ट्र की जो संयुक्त राष्ट्र का जो यहाँ पर केंद्र है, वहाँ पर UNOOSA का मुख्यालय हमें देखने को मिल जाएगा। स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू साइंस के साथ में काम करने के लिए और एक दूसरे की हेल्प के साथ काम करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गो हत्या से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया? ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गो हत्या से निपटने के लिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति गो हत्या करते हुए पाया जाता है तो 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और उसको सजा दे दी जाएगी। लेकिन जब मुकदमा चलाया जाएगा उसके पहले, उसकी गिरफ्तारी से पहले जो भी साक्ष्य हैं, जो भी एविडेंस हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसके ऊपर जांच की जाएगी और उसके बाद तत्काल उसको सजा दे दी जाएगी। पोक्सो एक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसको 2012 में लागू करा गया था। कब? 2012 में इसको लागू किया गया था पोक्सो एक्ट को। इसका उल्लेख आपको कहाँ पर मिलेगा? तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 है, वहाँ पर इसका उल्लेख हमें देखने को मिल जाएगा। स्पेशली बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए पॉक्सो एक्ट को बनाया गया था 2012 में। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली यूपी गवर्नमेंट के बारे में जिसने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। यूपी के बारे में बात करें यानी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं भारत के उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। 240 मिलियन की आबादी है। आबादी के बारे में बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक स्टेट है ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी एक राज्य के रूप में? तो 1950 में करी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इसके पुलिस महानिदेशक कौन है? तो विजय कुमार इसके पुलिस महानिदेशक हैं। ओके, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भारत सरकार के द्वारा 5 से 7 जुलाई के बीच में 5 से 7 जुलाई के बीच में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समिट होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हरित हाइड्रोजन से रिलेटेड बात की जाएगी। यानी हरित हाइड्रोजन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, इसको स्टोर कैसे किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इसके कौन कौन से नए तरीके हैं जिसके माध्यम से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इन सभी विषयों के ऊपर हमारे देश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा
ये जो सम्मेलन है आयोजित किया जाएगा। कब से? 5 से 7 जुलाई के बीच में विज्ञान भवन में, नई दिल्ली के। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हमने बात कर ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम 5 to 7 जुलाई 2023 एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। ओके। अच्छा, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है, और ये जो मिशन है इसका मोटिव क्या है? इस मिशन का मोटिव ये है कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को अपना लिया जाए, यानी जो कार्बन का उत्सर्जन है 2070 तक उसको शून्य कर दिया जाए, और इसके लिए हरित हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करना ज़रूरी है, उसका निर्यात करना ज़रूरी है। इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो कई सारे छोटे छोटे उद्देश्य इसके निर्धारित किए गए हैं। जैसे 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। 120 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है 2030 तक। 2030 तक ही हर साल लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको कम करना है, यानी इसका जो प्रोडक्शन है उसको कम करना है। 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी को लेकर आना है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक धन का निवेश करना है, और 2030 तक इस क्षेत्र में लगभग 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करना है। इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है, जिसका मेन मोटिव ये है कि 2070 तक भारत को बिल्कुल शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बना दिया जाए। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हमारे देश का जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, यानी कि जो हमारे देश का नेशनल कंपटीशन कमीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आयोग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके द्वारा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ठीक है, और साथ में TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। यानी CCI ने मंजूरी दे दी है कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण कर ले। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड है, यानी कि ये क्लॉथिंग से रिलेटेड काम करती है, उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो हमने बात कर ली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने अप्रूव कर लिया है कि जो हमारे देश का आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है वो TCNS क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड को अधिग्रहित कर ले। ओके, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि जो हमारे देश का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशली जो हमारे देश का कारपोरेट मंत्रालय है उसके तहत काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2002 में करी गई थी। स्पेशली भारत में जो बाजार में कंपटीशन है उसको एक हेल्दी लेवल पर बढ़ावा देने के लिए, हेल्दी तरीके से उस कंपटीशन को कराने के लिए इस आयोग की स्थापना करी गई है। इसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर इसके अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे देश के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। यहाँ पे परसोत्तम लिखा है, यह है पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। तो इनके द्वारा जो दिल्ली में कृषि भवन है वहां पर एक रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है रिपोर्ट फिश डिजीज नाम का एक ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि किस तरीके से किसान जो है, जो स्पेशली मछलियों को पालते हैं, है ना, तो इस ऐप के माध्यम से किस तरीके से ये समझ सकते हैं कि उनके मछलियों को क्या परेशानी है, मछलियों को कोई रोग है या नहीं है, किस तरीके से उनका पालन किया जाए। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई है ना। स्पेशली फोकस किस बात पर है कि मछलियों का जो उत्पादन किया जाता है, मछलियों की जो खेती करी जाती है, किस तरीके से उनको हम रोगों से बचा सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, और इस ऐप के माध्यम से नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे मछलियों की खेती करी जाए। ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर ली रिपोर्ट फिश डिजीज के बारे में।
रिपोर्ट फिश डिजीज नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसके बारे में। ओके, देखिए इसके तहत स्पेशली ये जो ऐप है, इसके तहत जो किसान है, स्पेशली जो मछलियों की खेती कर रहे हैं, उनको मछलियों से रिलेटेड अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके बारे में पता चल सकता है। वो मछलियों के रोग को पहले से ही पहचान कर उसका उपचार कर सकते हैं, जिससे उनकी मछलियों की खेती क्या होगी, अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हमारे देश का जो मत्स्य उद्योग है उसमें भी सुधार होगा। साथ में हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो सागर सामाजिक सहयोग, सागर सामाजिक सहयोग नाम की एक नई कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए बात की गई है हमारे देश के जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष हैं, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है, स्पेशली ये कॉरपोरेट जगत को दी गई है कि भारत में सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में विकास करने के लिए जो कॉरपोरेट जगत है वो जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। और ये अपनी तरीके से कॉरपोरेट जगत को सौंपी गई भारत की तरफ से एक तरीके की पहली जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो। अच्छा, जो सागर सामाजिक सहयोग है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सागर से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे देश की नदियां हैं, हमारे देश के जो समुद्र हैं, उनके लिए काम किया जाएगा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ रुपए से कम अगर कम वार्षिक कारोबार वाला कोई बंदरगाह है, तो वहां पर 3 से लेकर 5% तक CSR जो इनिशिएटिव है वो लिया जाएगा। जहां पर 100 से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच का कारोबार है जिस बंदरगाह पर, वहां पर 2 से लेकर 3% तक का CSR लिया जाएगा। CSR का मतलब देखो यहाँ पर लिखा भी है कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। ओके, अच्छा, जहां पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर है, वहां पर 0.5 से लेकर 2% तक का CSR इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो जैसा कि आपकी समझ में आ रहा है कि जैसा कॉरपोरेट जगत का जो भी अमाउंट होगा, जो भी उनका शुद्ध लाभ होगा, उसमें से ये परसेंटेज लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली सागर सामाजिक सहयोग के बारे में। आइए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कॉर्पोरेट जगत को इस तरीके की जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि व्यापार के साथ साथ में समाज के और पर्यावरण के विकास में भी जो कॉर्पोरेट जगत है वो काम कर सके। ठीक है, और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसा कंपनियों की जो भी वर्थ होती है, जो भी उसकी कुल संपत्ति होती है, तो अगर 500 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है किसी कंपनी की और टर्नओवर उसका 1000 करोड़ रुपए से अधिक का है और उसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक का है, तो उन कंपनियों पर ही ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तो यानी CSR लागू होता है। यानी कि भारत की सभी कंपनियों पर नहीं लागू होता है, भारत की उन्हीं कंपनियों पर लागू होता है जिनकी जो आप देख सकते हैं, जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक का हो, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का हो और उनका शुद्ध जो लाभ है वो 5 करोड़ से अधिक का हो, ऐसी ही कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में भाग लेती हैं। ओके, CSR गतिविधियों के बारे में बात करें, यानी कि जो ये कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है, CSR है, वो कौन कौन सी जिम्मेदारी उठा सकता है समाज से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड। तो आइए लिस्ट दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। एजुकेशन की फील्ड में जो लैंगिक समानता है और महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए, गरीबी और भुखमरी के लिए, HIV और अन्य बीमारियों से लड़ने की तैयारी के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान दे सकते हैं और खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं और जो स्लम एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। देखिए 27 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया था, तो इस उपलक्ष्य में भारत में भी उद्यमी भारत MSME दिवस मनाया गया भारत के MSME मंत्रालय के द्वारा। ओके, और इस समय हमारे देश के जो MSME मंत्री हैं नारायण राणे वो उपस्थित थे और साथ में ही राज्य मंत्री MSME के कौन है, भानु प्रताप सिंह वर्मा, वो भी उपस्थित थे। तो इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल का नाम है चैंपियंस 2.0 पोर्टल।
क्लियर हो गई बात। स्पेशली जो क्लस्टर प्रोजेक्ट है उसके लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2.0 के नतीजे रिलीज करे गए और इसके तहत जो विजेता थे उनको पुरस्कृत किया गया है। और एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0 को लॉन्च कर दिया गया है। क्लियर हो गई बात। और साथ साथ में नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10,075 जो लाभार्थी थे उनको 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी की जो डिजिटल रिलीज है वो भी जारी करी गई है उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस पर। ओके, तो हमने बात कर ली उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस के बारे में। ओके, अब देखो भारत की जीडीपी में जो एमएसएमई है उसका क्या महत्व है। जो नारायण राणे हैं उनके द्वारा ये बोला गया कि 2030 तक जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है यानी जो भारत का जीडीपी है उसमें जीडीपी में 50% योगदान रहेगा एमएसएमई का। ठीक है, और साथ में ही ये 2030 तक ये लक्ष्य लिया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी हो जाएगी, तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इस लक्ष्य को पाने में जो एमएसएमई है उसका महत्वपूर्ण भूमिका उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिजली सुधारों के बारे में। देखो, जो बिजली का क्षेत्र है उसमें सुधार करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय सहायता दिया है, यानी कि 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो प्रदान किया गया है 12 स्टेट को। किसके द्वारा? हमारे देश के सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो, जो बजट आया था, जो हमारे देश का 2021 और 22 का केंद्रीय बजट आया था, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ये बात बोला गया था कि जो बिजली का क्षेत्र है उसमें सुधार करने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे स्टेट्स को, है ना। तो इसी के तहत ये काम किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली किसके बारे में, इंसेंटिव्स के बारे में बात कर ली, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बात कर ली, जो कितने रुपीज का है, तो लगभग 66,000 करोड़ रुपीज का है जो 12 स्टेट को दिया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा। ओके, यहाँ पर ये प्रॉपर लिस्ट लिखी हुई है किस स्टेट को, वो जो 12 स्टेट हैं किस स्टेट को कितने अमाउंट का जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो दिया जा रहा है, वो प्रॉपर लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। आइए बात करें, एक बुक है उसके बारे में जिसका नाम है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन एक बुक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके राइटर कौन है? तो रूपा पाई इसके राइटर हैं। ठीक है, तो हैचेड इंडिया के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इस बुक में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन स्पेशली योग में जो पतंजलि का योगदान है ना, और लगभग ये 2000 साल पुराना ग्रंथ है योग सूत्र पतंजलि का। तो इस ग्रंथ में योग से रिलेटेड जो रहस्य हैं उसको दिखाया गया है, और ऐसे योग के ऊपर चर्चा की गई है जो बच्चों से रिलेटेड हों, यानी जो बच्चों के अनुभवों से रिलेटेड हों। जो योग सूत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, साथ में इसमें आपको कई सारे चित्र मिलेंगे। तो चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो चित्रकार सयान मुखर्जी के द्वारा इसमें चित्र भी बनाए गए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में, जिसका नाम है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। लिखा गया है रूपा पाई के द्वारा और हैचेट इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। पतंजलि का जो योग सूत्र है, महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखित एक बुक है पतंजलि योग सूत्र, है ना। उस योग सूत्र पर आधारित है ये बुक, और ये जो योग सूत्र है वो 2000 साल पुराना ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। देखिए, द गीता फॉर चिल्ड्रन, द गीता फॉर चिल्ड्रन एक अवार्ड विनिंग बेस्ट सेलर बुक है। ठीक है, और ये स्पेशली किसके द्वारा लिखी गई है? तो रूपा पाई के द्वारा ही लिखी गई है। इसमें भगवत गीता से रिलेटेड कुछ ऐसे विचारों को लिया गया है जो बच्चों को प्रभावित करते हैं, जो बच्चों से संबंधित है।
ओके। अच्छा, 2023 में कुछ बुक्स हैं जो रिलीज करी गई हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी बुक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं, जैसे A.K. भट्टाचार्य की भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता के आपातकाल तक, जिसमें 1947 से 1977 तक का टाइम पीरियड दिया गया है। विजय दर्डा की रिंग साइड है। आदित्य भूषण की गट्स अमिडट्स ब्लड बॉथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव। रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स। अमिताभ कांत की मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। श्री नारायण बाबुल की रिफ्लेक्शन स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष की, और साथ में बोरिया मजुमदार की सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, और शांतनु गुप्ता की ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ। ओके, ये कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रख लेना इसको। आइए नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी के को बनाने वाले, उसके आविष्कारक, और साथ में ही जिनको रसायन के फील्ड में, रसायन विज्ञान के फील्ड में काम करने के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके साथ में मिला था? ब्रिटिश अमेरिकी थे जिनका नाम था स्टेन विंगटम। इनके साथ में इन वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था जिनका नाम है जॉन बैनिस्टन गुड गुड इनफ। जॉन बैनिस्टन गुड इनफ। इनका निधन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन के फील्ड में। साथ में इन्होंने कोबाल्ट पर आधारित जो कैथोड है ना, इसकी अवधारणा को कंप्लीट किया था। और इसके अलावा कंप्यूटर के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं, उसके डेवलपमेंट में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2008 में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। जॉन गुड इनफ ने, इस आत्मकथा का नाम क्या था? विटनेस टू ग्रेस, है ना। और इस आत्मकथा में स्पेशली इन्होंने अपने वैज्ञानिक एक्टिविटीज के बारे में और साथ में इनके आध्यात्मिकता से रिलेटेड क्या विचार हैं उसके बारे में भी लिखा था। तो इनका निधन हो गया है। तो हमने बात कर ली जॉन बैनिस्टन गुड इनफ के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, जिनका नाम है हरद्वार दुबे। ठीक है, तो हरद्वार दुबे जी का निधन हो गया है। कब हुआ? तो 26 जून को हुआ है। 74 साल की उम्र में हुआ है और 2020 से ये राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और जब कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय 1991 में ये मंत्री के पद पर भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने बात कर ली वरिष्ठ नेता हरद्वार दुबे के बारे में, जिनकी 26 जून को जिनकी डेथ हो गई है 74 साल की उम्र में। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए विचारों के साथ में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।